दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह किसी एक घर की नहीं बल्कि हमारे समाज के उन अनगिनत घरों की है जहां एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये कहानी है सीता की, उस मासूम लड़की की जिसकी किस्मत बचपन में ही लिख दी गई थी, उसकी सास की जिसने अपने जख्म अपनी बहू को दिए, और उसकी बेटी गौरी की जो चुपचाप सब देखती और सहती रही। आइए चलते हैं इस कहानी के सफर पर। यह उन दिनों की बात है जब गांव में बेटियों को बोझ समझा जाता था। सीता जब केवल 10 साल की थी तो उसके हाथों में मेहंदी रचा दी गई। उसके माता पिता गरीब थे और उन्हें लगता था कि किसी अच्छे अमीर घर का रिश्ता मिलना खुशकिस्मती है। जिस घर में सीता की शादी हुई वह इलाके का जाना माना घराना था। बड़ा सा आंगन, पक्के मकान और रौबदार लोग। लेकिन उस घर की दीवारें जितनी ऊंची थीं, वहां के लोगों के दिल उतने ही सख्त थे। सीता की मां ने विदा करते समय उसे खाना बनाना और घर के सारे काम तो सिखाए ही थे, पर सबसे बड़ा सबक यह दिया था, बेटी अब वही तेरा घर है, कभी पलटकर शिकायत मत करना, जुबान बंद रखना और सारे दुख चुपचाप सह लेना। तेरी इज्जत अब उस घर से जुड़ी है। सीता ने मां की बात गांठ बांध ली। उसका पति रमन भी उसी की उम्र का था। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन शादी के अगले ही दिन जब सीता ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना तो उसकी सास कमला देवी ने उसके हाथ से बस्ता छीन लिया। कहाँ की तैयारी हो रही है? कमला ने कड़वी आवाज में पूछा। स्कूल जा रही हूं मां जी, सीता ने धीरे से कहा। स्कूल जाकर क्या करेगी? कलेक्टर बनेगी? चुपचाप घर बैठ और घर का काम सीख। कल को रोटियां कौन बनाएगा? ये किताबें? कमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस दिन के बाद सीता ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जबकि रमन शहर अपने मामा के घर पढ़ने चला गया। कमला देवी एक अजीब औरत थी, गुस्सैल, सख्त और जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वह सीता को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। कोई पड़ोसी भी मिलने आता तो सीता को रसोई में भेज देती। वह जानबूझकर रमन के पिता ससुर के सामने सीता पर चिल्लाती, देखो जी कैसी बहू आई है, एक काम ढंग से नहीं करती, ना इसकी मां ने कुछ सिखाया है। ससुर भी पत्नी की हां में हां मिलाते। सीता बेचारी चुपचाप आंसू पीकर रह जाती। वह इतनी नेक दिल थी कि कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती। वह सोचती, बड़े हैं, गुस्सा कर सकते हैं। वह कभी अपने मायके में एक लफ्ज शिकायत का नहीं कहती थी। कमला देवी की 2 बेटियां भी थीं जो शादीशुदा थीं। जब भी वे छुट्टियों में अपने मायके आती, घर में एक अलग ही माहौल बन जाता। दोनों बेटियां सारा दिन अपनी मां के पास बैठकर अपनी सास और ननद की बुराइयां करती। मां, मेरी सास तो चुड़ैल है, सारा दिन खटिया पर बैठकर खाना ठूंसती रहती है और सारा काम मुझसे करवाती है, एक बेटी कहती। कमला उसकी पीठ थपथपाकर कहती, हाँ मेरी बेटी, मुझे सब पता है, तू सारा दिन काम करती है और वो आराम फरमाती है, किस्मत खराब है तेरी। यह सब सुनते हुए सीता चुपचाप उनके लिए चाय पकौड़े बनाती रहती। उसका दिल रोता था। वह सोचती, माँ जी अपनी बेटियों का दुहक तो समझती हैं, पर मेरा नहीं। जब रमन छुट्टियों में शहर से आता तो घर का हर सदस्य उस पर जान छिड़कता। आखिर वह शहर में रहता था, पढ़ा लिखा, होशियार और समझदार जो ठहरा। जब भी वह अपने ससुराल यानी सीता के मायके जाता, उसकी खूब आवभगत होती। सीता के गरीब माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए लजीज खाने बनाते, अच्छी सी खटिया पर नरम चादर बिछा देते। दुनिया के हर घर में दामाद की इज्जत तो होती ही है, और रमन इस मामले में बहुत खुशनसीब था। लेकिन जब सीता अपने मायके जाती तो पीछे से उसकी सास कमला मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती, देखो इस उम्र में मुझ बूढ़ी को अकेला छोड़कर चली गई, भला कोई अपनी सास को इस हाल में छोड़ता है? मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस घर से रिश्ता जोड़ लिया। इसकी मां ने जबरदस्ती इसे मेरे पल्ले बांध दिया। वक्त गुजरता गया। रमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी पर लग गया। कुछ साल बाद सीता ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम गौरी रखा गया। गौरी के पैदा होते ही घर में मातम सा छा गया। कमला देवी ने अपना माथा पीट लिया, ले बेटी पैदा हुई है, हमें तो वंश चलाने वाला बेटा चाहिए था, यह तो बोझ पैदा हो गया। रमन, जो अब पढ़ लिख कर खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था,
अपनी पत्नी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, तुमने मेरी शादी इस जाहिल से बचपन में क्यों कर दी? यह मेरे पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है। मेरे दोस्त अपनी बीवियों के साथ घूमते हैं, मेरी बीवी को तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। मुझे इसके बराबर की पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी। तब उसकी माँ कहती, बेटा, हमने जानबूझकर तेरी शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाई। अगर पढ़ी लिखी बहू आती तो क्या वह काम करती? सारा दिन बिस्तर पर सोई रहती और हमें उसकी सेवा करनी पड़ती। यह ठीक है, चुपचाप सारा काम तो करती है। यह सुनकर सीता का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। जिस पति के लिए वह व्रत रखती थी वही उसे जाहिल समझता था। कमला देवी के 3 बेटे थे। सबसे छोटा रमण था और कमला उसी के साथ रहती थी। बाकी 2 बेटे भी शादीशुदा थे और उनके भी बच्चे थे। बड़े बेटे की 2 बेटियां और 3 बेटे थे, जबकि दूसरे बेटे के तीनों संतानें बेटे ही थे। कमला अक्सर उस बहू के पास जाती थी जिसके 3 बेटे थे। उसके काम में मदद करती और कहती, बड़ी बहू की तो 2-2 बेटियां हैं, वही उसकी मदद कर लेंगी। और सीता बेचारी अकेले ही सारा घर संभालती। सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात 11 बजे तक वह एक मशीन की तरह लगातार काम में जुटी रहती। जब काम करते वक्त उसकी छोटी सी बेटी गौरी रोती तो कमला चिल्लाकर कहती, छोड़ दे उसे, रो रो के अपने आप चुप हो जाएगी। तुझे नहीं पता तेरे ससुर को शुगर की बीमारी है, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। पहले उनके लिए खाना बना। और जब तक सीता रोती हुई बच्ची को छोड़कर रसोई में पहुंचती तब तक कमला खुद खाना बनाना शुरू कर देती। जब सीता बच्ची को चुप कराकर लौटती तो कमला उसे उठने तक नहीं देती। रहने दे, अब मैं खुद ही बना लूंगी, जा अपनी बेटी के पास जाकर आराम कर। वह ये सब इसलिए करती थी ताकि सबके सामने खुद को महान दिखा सके और सीता को एक कामचोर व लापरवाह मां साबित कर सके। दुनिया आखिर क्यों नहीं समझती कि वह बहू भी किसी की बेटी है? औरत की सबसे बड़ी दुश्मन अक्सर औरत ही क्यों होती है? कभी माँ, कभी बहन तो कभी सास। हमेशा उसे आगे बढ़ने से रोकती है। कमला देवी अक्सर कहती थी, जब मैं बहू थी तो मुझे दुनिया की सबसे बुरी सास मिली थी। वह मुझे खाने में नमक कम होने पर ताने देती थी, देर से उठने पर मारती थी। जब बच्चों को मारते थे तो कहती, बच्चे मारने के लिए ही पैदा किए हैं। और जब कुछ नहीं कहते थे तो बोलती, सर पर चढ़ा के रख लिया है। लेकिन अफसोस, जो कुछ उसने सहा था वही सब अब वह अपनी बहू के साथ दोहरा रही थी। गौरी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वह अपनी मां पर हो रहे जुल्म को महसूस करने लगी थी। जब भी छुट्टियों में उसकी बुआएं यानी रमन की बहनें घर आती तो सास कहती, सीता बेटा, अब तुम आराम मत करना, मेरी बेटियां कभी कभी आती हैं, उनके बच्चों का, उनका सबका खाना तुम ही बनाओगी। ये सब करना तो तुम्हारा फर्ज है, आखिर तुम उनकी भाभी हो। सीता बेचारी पूरे घर का काम करती, उनके बच्चों के कपड़े धोती, उन्हें नहलाती और हाथ में चाय नाश्ता देती। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी को अच्छी सास मिले और दामाद ऐसा हो जो छुट्टियों में उसे मायके छोड़ाए। पर वही माँ अपनी बहू ऐसी चाहती है जो उसके घर और उसकी बेटियों को छुट्टियों में भी खाना खिलाए और उन्हें आराम दे। आखिर सास यह क्यों नहीं सोचती कि वह बहू भी किसी की बेटी ही है? जब गौरी अपनी दादी से 1 रुपया मांगती तो कमला उसे दिन में सिर्फ 1 बार ही देती, लेकिन अपने बेटों के बेटों पोतों को वह दिन में 3-4 बार पैसे देती। अगर सीता कुछ कहती तो कमला जवाब देती, इन्हीं पोतों ने आगे चलकर हमें खिलाना है, पीढ़ी में भी बेटे ही काम आते हैं, बेटियां नहीं। वह अपनी बेटियों की औलाद नवासियों को सारा दिन गोद में बिठाए रखती, उन्हें प्यार करती। वक्त का पहिया घूमा। कमला देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। जब उनकी बेटियों को यह खबर मिली तो वे मिलने आईं। कुछ देर, लगभग 2 घंटे उनके पास बैठी और फिर अपने अपने घरों को यह कहकर लौट गईं, माँ, हमारे भी तो बच्चे और घर हैं। अब कमला देवी को समझ आया, तुम चाहे अपनी बेटियों की औलाद से जितना भी स्नेह कर लो, पर जब बीमारी आएगी तब तुम्हारे पोते पोतियां ही काम आते हैं। जिस सीता को वह दिन रात कोसती थी, वही सीता अब उनकी सेवा में लगी थी। रात रात भर जाग कर उनके पैर दबाती,
अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलती। रमण और बाकी बेटे तो दिन में अपने अपने कार्यालय चले जाते, पर सीता एक पल के लिए भी उनके पास से नहीं हटती थी। उन्हें वह दिन याद आया जब कुछ साल पहले सीता खुद बीमार हुई थी और उन्होंने ताना दिया था, हम घर का काम करें या तेरी देखभाल? जा, अपनी माँ के पास चली जा, वही करेगी तेरी सेवा। और तब सीता की माँ ने कहा था, बेटी, वह तेरी सास है, बीमार है, खूब सेवा कर उसकी, जन्नत मिलेगी। कमला देवी अब चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती और अपनी बहू को एकटक देखती रहती। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। उन्हें अपने हर जुल्म, हर ताने, हर कड़वी बात याद आ रही थी। कैसे उन्होंने सीता को स्कूल जाने से रोका था, कैसे उसकी बेटी को ताने मारे, कैसे हर बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। गौरी, जो अब 15 वर्ष की हो चुकी थी, अपनी माँ को अपनी दादी की सेवा करते देखती रहती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादी ने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप उनकी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? सीता ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, उन्होंने जो किया वह उनका कर्म था। मैं जो कर रही हूं वह मेरा धर्म है और मेरा कर्म भी। बुराई का जवाब बुराई से देना मैंने नहीं सीखा, और वे मेरी सास होने से पहले तुम्हारे पापा की माँ हैं। उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। कमला देवी को आखिरकार ठीक होने में महीनों लग गए, लेकिन इस बीमारी ने उसे भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। एक दिन शाम को जब सीता उसके लिए चाय लेकर आई तो कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे बेटी। कमला की आवाज में गहरा पछतावा था। मैं अंधी हो गई थी अपनी बेटियों और पोतों के प्यार में। मैं यह भूल गई थी कि तुम भी किसी की बेटी हो। जो दुख मुझे मेरी सास ने दिए थे, वही सारे दुख मैंने तुझे दे दिए। मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मुझे मां कहो। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास के हाथ चूम लिए और नम्रता से कहा, ऐसा मत कहिए माँ जी, आप बड़ी हैं। आपने आज मुझे बेटी कह दिया, मेरे सारे दुख दूर हो गए। उस दिन के बाद उस घर का माहौल ही बदल गया। कमला अब अपनी बहू को सच में बेटी की तरह मानने लगी थी। रमण ने भी अपनी माँ में आए बदलाव और अपनी पत्नी की अच्छाई को देखकर शर्म महसूस की, और उसने भी सीता की इज्जत करना शुरू कर दिया। अब वह गौरी की पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और यह ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इतना पढ़ाएगा कि उसे कभी किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। दोस्तों, इस कहानी का अंत भले ही सुखद हुआ हो, लेकिन हर सीता इतनी भाग्यशाली नहीं होती। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। एक सास को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह भी कभी किसी की बहू रही है, और एक बहू को भी धैर्य और अच्छाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी के इस चक्र में हम जो बोते हैं वही काटते हैं। औरत को औरत का दुहक समझना होगा, उसे सहारा देना होगा, न कि उसकी जिंदगी को और कठिन बनाना होगा, क्योंकि एक घर को स्वर्ग भी एक औरत ही बनाती है और नरक भी। फैसला हमारे ही हाथों में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया नीचे टिप्पणी कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो यह भी जरूर लिखें कि आप आगे किस विषय या तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। आपके समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।